डियर स्टूडेंट्स, आज हम नए चैप्टर कैपेसिटर की पढ़ाई शुरू करेंगे। ये चैप्टर भी बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। हम अभी भी स्टैटिक चार्जेस के बारे में ही डिस्कस करते रहेंगे। ये चैप्टर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है बियॉन्ड डाउट। इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ हम मूविंग चार्जेस के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। तो कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट्स का, ऐसा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक कंडक्टर के कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अभी हम कैपेसिटर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे पानी के एक टैंक की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, 1000 लीटर का टैंक है, उसमें 1000 लीटर ही पानी आ सकता है। तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, दिस रेफर्स टू हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज अ कंडक्टर कैन होल्ड व्हेन इट इज एट ए गिवन पोटेंशियल। एक कंडक्टर जब एक गिवन पोटेंशियल पे हो तो उस पोटेंशियल पे उसमें चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी लिमिटेड होती है। तो कोई भी एक कंडक्टर, जैसे ये एक कंडक्टर है और ये एक दूसरा कंडक्टर है, दोनों को हमने 100 वोल्ट पे रखा है और हम देखते हैं कि इस पर 100 वोल्ट पे दोनों है, लेकिन इस पर चार्ज ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो हम कहते हैं इस कंडक्टर की कैपेसिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। दो कंडक्टर सेम पोटेंशियल पे हैं, लेकिन सेम पोटेंशियल पे होने पे इसमें चार्ज ज़्यादा है, हम कहते हैं इट कैन होल्ड मोर चार्ज एज कम्पेयर टू दिस एट ए गिवन पोटेंशियल। हम कहते हैं इस कंडक्टर की कैपेसिटी ज़्यादा है या इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड इन दिस वे। सपोज दिस इज ए कंडक्टर ऑफ एनी शेप, इट इज हेल्ड एट पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V है, and the amount of charge on this conductor is Q. Then it is found that the charge that this conductor can hold at a potential is basically proportional to the potential. The quantity of charge that you can place on a conductor is proportional to its potential. इसके पोटेंशियल को डबल कर दें तो सेम कंडक्टर पे आप डबल क्वांटिटी में चार्ज रख सकते हो। इस कंडक्टर के पोटेंशियल को 1/3 कर दें तो सेम कंडक्टर पे आप 1/3 चार्ज ही रख पाओगे। सो चार्ज हेल्ड बाय ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। सो वी कैन राइट चार्ज held by a conductor is directly proportional to its potential. The proportionality constant is known as the capacitance of the conductor. This particular conductor is holding charge Q. It is at potential V. What I am saying is Q is proportional to V. V डबल तो Q भी डबल हो जाएगा। ऐसा हम कर ही नहीं सकते कि इस कंडक्टर के पोटेंशियल को 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया और चार्ज न बदलें। इसका पोटेंशियल बढ़ेगा ही नहीं, बदलेगा ही नहीं जब तक हम इस पर चार्ज को न बदलें। Q इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू V एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज रिटन एज C. इट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। C इज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ। इसको देखने के बाद स्टूडेंट्स यूजुअली ऐसा सोचते हैं C इज़ Q/V। अब मैंने पूछा कि एक कंडक्टर पे चार्ज को डबल कर दिया,
एक कंडक्टर पे चार्ज को डबल कर दिया, बताओ उसका कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा? तो मोस्टली मुझे आंसर मिलता है कि कैपेसिटेंस भी डबल हो गया, क्योंकि फॉर्मूला है Q बाई वी। जी ये गलत है। कैपेसिटेंस एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है। एक गिवन कंडक्टर के लिए C की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एक्चुअली में अगर आपने चार्ज को डबल किया तो V भी डबल हो जाएगा। हम कह रहे हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V। Q डबल तो V डबल, ये कांस्टेंट तो फिक्स्ड है, इट विल नॉट चेंज। So C is a constant for a given conductor. It depends on its geometry. Important. C की वैल्यू इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि ये कंडक्टर कॉपर है या एल्युमिनियम है। C की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि इस कंडक्टर का शेप, ज्योमेट्री क्या है। ये स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है। स्फीयर है तो बड़ा स्फीयर है या छोटा स्फीयर है। ये कैपेसिटेंस एक प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इस कंडक्टर के सराउंडिंग में मीडियम क्या है, बट ओके वी विल अज्यूम दैट सराउंडिंग मीडियम इज वैक्यूम और एयर, एंड इफ इट इज सो देन कैपेसिटेंस इज समथिंग विच डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है या किसी और शेप का है, और अगर स्फेरिकल है तो उसका साइज क्या है, ऐसी चीज़ों पे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। सो कैपेसिटेंस इज ए ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी is a geometrical quantity and depends on the shape and size of a conductor. Capacitance is a geometrical quantity and it only depends on shape and size of a conductor, nothing else. इसका यूनिट जो है इट इज ऑब्वियसली कूलम पर वोल्ट, कूलम बाई वोल्ट। चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट। दो साइंटिस्ट के नाम अगर एक ही यूनिट में आ जाए तो हम हमेशा बदल के इस यूनिट को बदल के इसका नाम तीसरे साइंटिस्ट के नाम पर रख देते हैं। जी हाँ, कैपेसिटेंस के यूनिट को हम फैराड कहते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज नोन एज फैराड। कूलम पर वोल्ट इज नोन एज फैराड। एंड लेट मी टेल यू, वन फैराड इज टू बिग ए कैपेसिटेंस। यूजुअली डेली लाइफ में जो कंडक्टर्स हमें मिलते हैं उनका कैपेसिटेंस 1 फैराड शायद कभी नहीं होगा। 1 फैराड इज ए ह्यूज कैपेसिटेंस, इट इज़ अ बिग कैपेसिटेंस। कहने का मतलब डेली लाइफ में जो कंडक्टर्स हम एनकाउंटर करते हैं, अगर उनको 1 वोल्ट पोटेंशियल पे रखें तो किसी कंडक्टर के ऊपर 1 कूलम चार्ज रखना पॉसिबल नहीं होगा। 1 वोल्ट पोटेंशियल और 1 कूलम चार्ज अगर हो तो कैपेसिटेंस 1 फैराड होगी। पर मैं कह रहा हूँ 1 वोल्ट बहुत छोटा पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल पे 1 कूलम चार्ज कोई कंडक्टर होल्ड करे यह होता नहीं है। तो 1 फैराड इज ए huge capacitance and practical units are microfarad, millifarad, nanofarad, like that. So 1 farad is a large capacitance and practical units are millifarad. मिली भी बहुत बड़ा हो गया इनफैक्ट, अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे। माइक्रोफराड, नैनोफराड, पिकोफराड। पिकोफराड इज 10 to the power minus 12 farad. Nanofarad is 10 to the power minus 9 farad. Micro is 10 to the power minus 6 farad. Milli is 10 to the power minus 3 farad. So unit of capacitance is known as farad, and micro, nano and pico are most common units that are used. If I give you a conductor of some odd shape like this one, and if I ask you to calculate the capacitance of this conductor, it will be very difficult. इस तरह के कैपेसिटर नहीं, कंडक्टर, इस तरह के कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो अगर मैं ऐसा आपसे कहता हूँ तो इट इज़ प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। कैसे कैलकुलेट करें?
स्फीयर एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसके लिए हम कैपेसिटेंस एक स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसिडर अ स्फेरिकल कंडक्टर of radius r. This is a spherical conductor of radius r. Okay. Suppose you place charge q on it. Suppose you place charge q on it. You can easily write its potential. You already know that. एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज q है, सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा और इस पूरे कंडक्टर का एक ही पोटेंशियल होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एक स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज q दिया आपने, कंडक्टर का रेडियस r है, तो उसका पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r होता है। v इज इक्वल टू kq/r। तो यहाँ से हम बहुत आसानी से इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर डिवाइडेड बाय इट्स पोटेंशियल, ये कैपेसिटेंस। q इज C इज इक्वल टू q बाई। तो यहाँ से अगर हम q बाई v कैलकुलेट करें तो हमें कैपेसिटेंस मिला 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस r है, उसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन 0 r होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने बड़े रेडियस का हम स्फीयर लेंगे, जितने बड़े रेडियस का कंडक्टर हम लेंगे, उतना ही बड़ा उसका कैपेसिटेंस होगा। कितना बड़ा कंडक्टर इमेजिन कर सकते हो तुम? जस्ट इमेजिन ए बिग कंडक्टर। हाउ बिग ए कंडक्टर यू कैन थिंक ऑफ? मे बी द साइज ऑफ द अर्थ। अर्थ इटसेल्फ इज ए कंडक्टर। सो एज्यूम दैट, कंसिडर ए कंडक्टर of radius equal to 6,400 kilometer. 6,400 kilometer. That is 6.4 into 10 to the power 6 meter. So consider a conductor having size as big as the earth. What will be its capacitance? Capacitance of such a conductor will be 4 pi epsilon 0 r. What is 4 pi epsilon 0? 1/4 pi epsilon 0 is 9 into 10 to the power 9. 1/4 pi epsilon 0 is 9 into 10 to the power 9. Therefore, 4 pi epsilon 0 is 1/9 into 10 to the power 9 multiplied with radius. इसको अगर आप कैलकुलेट करें 6.4/9, तो रफली 7.1 into 10 raised to the power -3 farad. देखिए, रादर इट विल बी, वेरी सॉरी, 0.71 into 10 raised to the power -3 farad. So this not even 1 millifarad. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये इतना मिलीफराड है। There is not even 1 millifarad. एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल है। एक स्फेरिकल कंडक्टर का जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा कैपेसिटेंस। कितना बड़ा कंडक्टर हो सकता है भाई? इससे बड़ा तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो बड़े से बड़े कंडक्टर के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस भी 1 फैराड नहीं पहुंच पा रहा है, इनफैक्ट 1 मिली फैराड भी नहीं पहुंच पा रहा है। दैट इज व्हाई आई सेड दैट 1 फैराड इज अ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। यूजुअली किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा, सोचना बेवकूफ़ी है, नहीं होगा। सो if the conductor is of any other geometry apart from spherical, if it is of some irregular shape, then it will be very difficult to calculate its capacitance like this. But of course, one can measure its capacitance in laboratory. कोई एक given conductor है किसी भी odd shape का, उसका capacitance हम laboratory में measure कर सकते हैं। In principle हमें क्या करना है कि हमने उस कंडक्टर पे एक known charge Q रखा और उसका potential measure किया। Q by V को हम उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहेंगे। पर हर शेप के कंडक्टर के लिए आप पेपर पे कैलकुलेट करने को कहोगे कैपेसिटेंस, तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। स्फेरिकल कंडक्टर एक बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री है जिसके लिए हम ये कैलकुलेशन कर पाए। ओके, नाउ
हमने पिछले चैप्टर में एक स्फेरिकल कंडक्टर या एक स्फेरिकल शेल जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसकी सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी। उसका मीनिंग था कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन सभी चार्ज पार्टिकल्स का आपस का इंटरेक्शन, इसका इसके साथ, 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 सभी के इंटरेक्शन की एनर्जी का सम हमने एक फार्मूला बनाया था Q²/8πε0r फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। इन जनरल हमें कैपेसिटेंस के टर्म्स में किसी भी कंडक्टर के लिए, नॉट ओनली स्फेरिकल, किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस के टर्म्स में हम उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना सकते हैं। वी विल थिंक लाइक दिस। देखिए क्या सोचना है हमें कि एक खाली कंडक्टर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और अब एक सेम कंडक्टर के ऊपर हमने क्यू चार्ज रख दिया। ये खाली कंडक्टर है और ये क्यू चार्ज वाला कंडक्टर है। तो जैसे ही हमने कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्यू रखा, इन चार्ज पार्टिकल्स के आपस के इंटरेक्शन की जो एनर्जी है उसको हम इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहेंगे। तो उस एनर्जी की वैल्यू क्या है, हमें ये सोचना है कि एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस हमें पता है C, हमने लैब में मेजर कर लिया, वी नो इट्स कैपेसिटेंस। एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस पता है, अगर उस पर हम क्यू चार्ज ला कर रखते हैं तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज बेसिकली। तो जो हमने एक स्फेरिकल शेल की सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट की थी, उसमें दो मेथड आपको मैंने बताए थे। एक, मैंने हर चार्ज पार्टिकल के इंटरैक्शन को अलग से काउंट किया था, सबको जोड़ा था। हर इंटरैक्शन हमने 2 बार काउंट कर लिया था, इसलिए 2 से डिवाइड किया था। एक मेथड ये था। और एक मेथड था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अज्यूम करो कि ये कंडक्टर खाली है और हम इन्फिनिटी पे जाते हैं, एक छोटा सा चार्ज dq लाकर इस पर रख देते हैं, फिर इन्फिनिटी पे जाते हैं कहीं और, एक dq चार्ज और कैरी करके लाते हैं, यहाँ रख देते हैं, फिर इन्फिनिटी पे जाते हैं, एक dq चार्ज लाकर यहाँ रख देते हैं, फिर इन्फिनिटी पे जाते हैं, एक dq चार्ज यहाँ लाकर रख देते हैं। ऐसा छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में चार्ज भरते गए जब तक इस पर चार्ज क्यू नहीं हो गया। इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में मैंने जो वर्क किया वही इस सिस्टम की एनर्जी है, ऐसा हमने कहा था। तो इस वाले मेथड को यूज़ करके हम इस कंडक्टर की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल उसी के जैसा है, सिर्फ हम यहाँ पे कैपेसिटेंस के टर्म्स में अपने आंसर को एक्सप्रेस करेंगे। हम ऐसे सोचेंगे, लेट अस एज्यूम दैट the conductor is charged by bringing infinitesimally small amount of charge from infinity and placing it on the conductor. Let us assume that the conductor is charged by bringing infinitesimally small amount of charge from infinity and placing it on the conductor. The process is continued till the charge on conductor becomes Q. The charge on the conductor becomes Q. ये सब छोटे छोटे डेरिवेशन है जो आपसे स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी ने बल्कि एक डाउट रेज किया था कि स्कूल एग्जाम जब मैं बोलता हूँ उसका क्या मीनिंग। ऑफ कोर्स बोर्ड एग्जाम भाई, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे डेरिवेशन हैं। द प्रोसेस इज कंटिन्यूड टिल द टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर बिकम्स कैपिटल Q. नाउ लेट अस कंसिडर एन इंटरमीडिएट सिचुएशन। इंटरमीडिएट, हम चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है, dq 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 चार्ज लाकर मैं रखता जा रहा हूँ, और अभी इस कंडक्टर के ऊपर Q चार्ज हो चुका है। सो कंसिडर ए स्टेज व्हेन कंडक्टर हैज ऑलरेडी गॉट Q चार्ज ऑन इट। व्हेन charge is Q,
the potential of the conductor will be 1 by 4 pi epsilon 0, sorry, potential of the conductor will be, I do not know its value because it's not spherical, so I will write potential of the conductor will be Q by C, that's all. C is capacitance, spherical capacitance, spherical conductor हो तो फॉर्मूला पता है, पर किसी ऑड शेप के कंडक्टर के लिए मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता। हाँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू लैब में मेज़र हो सकती है, वो मेज़र की गई है, और इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस सी है। क्यू चार्ज जब इस कंडक्टर के ऊपर रखा है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? आंसर है क्यू बाई सी। सी क्या होता है? क्यू बाई वी। सो पोटेंशियल इज क्यू बाई सी। सो व्हेन चार्ज इज क्यू, पोटेंशियल इज दिस मच। नाउ अब मैं फर्दर डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से लाकर इस कंडक्टर पे रखता हूँ। डी क्यू रखता जा रहा हूँ। अभी तक चार्ज स्मॉल क्यू हो चुका है, अभी पोटेंशियल इतना है। अब नेक्स्ट डी क्यू चार्ज को यहाँ लाकर रखने में मैंने कितना वर्क किया? वर्क डन इन प्लेसिंग अ फर्दर डी क्यू चार्ज on the conductor. Yes, work done in placing a further dq charge on the conductor is obviously it will be equal to v dq। कैसे लिखा मैंने? इस कंडक्टर का पोटेंशियल v है, q चार्ज को v वोल्ट वाले पॉइंट पे अगर मैं रखता हूँ, किसी चार्ज q को ऐसे पॉइंट पर लाकर रखता हूँ जिसका पोटेंशियल है v, तो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है q इंटू वी। इन्फिनिटी से q चार्ज को ऐसे पॉइंट पर लाना है जिसका पोटेंशियल है v। उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जब वो इन्फिनिटी पे था तो जीरो थी, जब v वोल्ट वाले पॉइंट पे रखा तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई QV। तो मैंने कितना वर्क किया उस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में? QV, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये DQ चार्ज इन्फिनिटी पे था, उसकी एनर्जी कितनी थी? जीरो। इस DQ चार्ज को यहाँ लाकर रखा, यहाँ की पोटेंशियल है V, तो इस DQ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? आंसर है V इंटू DQ। यही मेरा वर्क डन है इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में। अब मैं V को लिख सकता हूं यहां से Q बाई सी, इसलिए मेरा वर्क डन इतना है। तो वर्क डन इन असेंबलिंग चार्ज Q ऑन द कंडक्टर। क्या कर रहा हूं मैं? कंडक्टर खाली था, कोई चार्ज नहीं था, DQ चार्ज लाकर रखा, फिर DQ रखा, फिर DQ रखा, फिर DQ रखा, फिर DQ रखा, इन्फिनिटी से DQ ऐड करते करते फाइनल चार्ज को कैपिटल Q करना है। तो टोटल चार्ज को 0 से Q तक बढ़ाने में मैंने कितना वर्क किया? आंसर है हर DQ को लाने में मैंने जो वर्क किया है उन सबको ऐड करना पड़ेगा। पहला वर्क डन, पहला DQ को लाया, दूसरे DQ को लाया, तीसरे को लाया, चौथे को लाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब वर्क डन ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड ऑल स्मॉल वर्क डन्स, इंटीग्रेट ऑल स्मॉल वर्क डन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऐसा, Q की वैल्यू पहले 0 थी और एंड में कैपिटल Q हो गई। तो वर्क डन जो है इसको इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं कैसे करना है, Q स्क्वायर बाई सी हो गया। So, ये वर्क डन है। दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम। ये कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज रखा है, इस सिस्टम की, चार्ज सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यही है। सो वी राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U will be equal to this work done Q स्क्वायर बाई 2C। ध्यान देना, ये कंडक्टर है, कैपेसिटेंस C है, इसके ऊपर फाइनली चार्ज कैपिटल Q है, तो इस चार्ज सिस्टम की एनर्जी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो Q स्क्वायर बाई 2C। इस कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इतनी है। अब अगर Q चार्ज रखने से हमारे इस कंडक्टर का पोटेंशियल V है, अगर Q चार्ज रखने से फाइनली हमारे कंडक्टर का पोटेंशियल V है,
तो हम इसको V के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि C कैपेसिटेंस वाले कंडक्टर पे Q चार्ज रखा है, किसी क्वेश्चन में लिखा है कि C कैपेसिटेंस वाले कंडक्टर का पोटेंशियल V है। तो अगर पोटेंशियल V है तो Q को हम V के टर्म्स में लिखते हैं, Q की जगह CV लिखते हैं, तो ये बन गया हाफ CV²। एक कंडक्टर जिसका पोटेंशियल V है उस पर इतना ही चार्ज होगा और कुछ नहीं हो सकता। एक कंडक्टर जिसका पोटेंशियल V है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ CV² है, या एक कंडक्टर जिस पे चार्ज Q है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इतनी है। एक ही बात है दोनों। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर। जब बात स्फेरिकल कंडक्टर की होती है तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस अभी अभी हमने पढ़ा 4πε0r होता है। तो C की जगह पे अगर 4πε0r लिखेंगे तो ये बन जाएगा Q²/8πε0r, और ये फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में डिराइव किया हुआ है। फॉर ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, फॉर ए स्फेरिकल शेल, अगर उसके ऊपर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज Q²/8πε0r। ये जनरल फार्मूला है विच इज एप्लीकेबल फॉर एनी कंडक्टर वट एवर बी इट्स शेप। अगर उसका कैपेसिटेंस C है, उस पर चार्ज Q है, उसकी एनर्जी है, या उसका पोटेंशियल V है, उसका कैपेसिटेंस C है, तो हम उसकी एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं। हमने पिछले चैप्टर में ही स्फेरिकल कंडक्टर्स के बीच में चार्ज शेयरिंग के बारे में पढ़ा था कि दो स्फेरिकल कंडक्टर को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो उनके बीच में चार्ज का लेन देन तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। और दो कंडक्टर अगर सेम पोटेंशियल पे नहीं है, उनको आपने कनेक्ट कर दिया, उनके बीच में चार्ज का लेन देन होता है। तो जब कंडक्टर स्फेरिकल हैं तो वैसे केस को हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था और पढ़ा था कि एक कंडक्टर पे अगर x अमाउंट ऑफ चार्ज है, उसको दूसरे से जोड़ दिया जिस पे y अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो जोड़ने के बाद फाइनल चार्ज क्या होगा। अगर आप उस बात को वहाँ नहीं समझ पाए थे तो ये फिर से मौका है, यहाँ समझेंगे। यहाँ हम स्फेरिकल कंडक्टर नहीं, किसी भी शेप ऑफ कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस हमें पता है। ऐसे दो कंडक्टर को अगर आपस में कनेक्ट करें तो चार्ज फाइनली क्या होगा, ये देखिए। अगर वहाँ उस टॉपिक को नहीं समझ पाए थे तो यहाँ समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस है C1। मान लो इसका पोटेंशियल है V1। क्वेश्चन में लिखा है ए कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस C1 हैज़ बीन चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल V1। इसका मतलब इस पर तब तक चार्ज रखा गया जब तक इसका पोटेंशियल V1 नहीं हो गया। इस पे चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, आंसर है C1V1। एक दूसरा कंडक्टर है, इट इज एट पोटेंशियल V2। इस पे चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, आंसर है C2V2। दोनों के पोटेंशियल लेटस से डिफरेंट है। अगर दोनों के पोटेंशियल सेम है, V1 और V2 सेम है, इनको अगर आप एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो, नथिंग विल हैपन, नो चार्ज विल मूव। चार्ज फ्लो हैपन्स ओनली व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम अज्यूम करते हैं कि V1 इज नॉट इक्वल टू V2। ऐसे केस में अगर आपने इन दोनों कंडक्टर को टच किया और अलग कर दिया या वायर से कनेक्ट कर दिया तो इनके बीच में एक चार्ज का फ्लो होगा। वी आर अज्यूमिंग कि ये कंडक्टर्स एक दूसरे से काफ़ी दूर रखे हैं। इस चार्ज की वजह से इसके पोटेंशियल पे कोई असर नहीं है, इस चार्ज की वजह से उसके पोटेंशियल पर कोई असर नहीं है। सो दीज टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। Connected means connected using conducting wire. Charge flow happens till both have same potential.
दोनों के बीच में चार्ज का लेन देन होगा जब तक दोनों का सेम पोटेंशियल नहीं हो जाता। ये C1, ये C2 आपने जोड़ दिया। लेट अस एज्यूम फाइनली हमने देखा कि इस कंडक्टर के ऊपर स्मॉल q1 चार्ज है और इस कंडक्टर के ऊपर स्मॉल q2 चार्ज है। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज, राइट। चार्ज फ्लो बंद हो चुका, नाउ एवरीथिंग इज स्टैटिक। इस पे q1 चार्ज है, इस पे q2 चार्ज है। बोथ मस्ट हैव सेम पोटेंशियल। लेट अस कॉल दैट कॉमन पोटेंशियल एज v। इसका पोटेंशियल भी v है, इसका पोटेंशियल भी v है। अभी v1 v2 था, चार्ज का लेन देन होगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हुआ, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। नाउ दिस सिचुएशन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिगिनिंग में भी सिचुएशन इलेक्ट्रोस्टैटिक था, जैसे ही वायर से कनेक्ट किया, चार्ज मूव किया, ये मूविंग चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। द सिचुएशन इज नॉट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक नहीं है सब कुछ, चार्ज मूव करे, बट विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड चार्ज यहाँ वहाँ गया और एडजस्ट हो गया। करंट फ्लो स्टॉप्स। नाउ बोथ आर हैविंग सेम पोटेंशियल। जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, उसी समय चार्ज का फ्लो रुकेगा। तो मान लीजिए हमसे कहा गया कि फाइनल कॉमन पोटेंशियल निकालो, इन दोनों कंडक्टर के ऊपर चार्ज की वैल्यू निकालो। हम क्या करेंगे? हम इसेंशियली वही दो स्टेप करेंगे जो हमने पिछले चैप्टर में किया था। सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है जब कंडक्टर स्फेरिकल शेप के। अभी मैं कह रहा हूं कि कंडक्टर किसी भी शेप के, कैपेसिटेंस पता है C1 और C2, फाइनल चार्ज Q1 Q2। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज, दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम है। इसका पोटेंशियल होगा क्या? Q बाई C। ये डेफिनेशन है कैपेसिटेंस का, C इज Q बाई V, सो V इज Q बाई C। और जो दूसरा कंडक्टर है उस पर चार्ज अगर Q2 है, उसका पोटेंशियल ये है। दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए, इसका मीनिंग Q1 बाई Q2 C1 बाई C2 है। वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों कंडक्टर पे जो चार्ज होगा वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा, तभी पोटेंशियल सेम होगा। Q1 by Q2 must be equal to C1 by C2, then only potential of two conductors will become same. And the second equation is again the principle of conservation of charge. Total quantity of charge जो Q1 plus Q2 था, it will remain same. ठीक है, यहाँ से कुछ चार्ज वहाँ गया, but the whole amount of charge जो इनिशियली इस सिस्टम पे था, वही फाइनली भी हमें देखने को मिलेगा। If we are assuming कि चार्ज का कहीं कोई लीकेज नहीं हुआ है, चार्ज आपकी बॉडी पे नहीं आया, इसी सिस्टम पे कहीं है, इन दोनों के बीच में ही कहीं है, देयर इज नो एवेन्यू ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज। अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम लिख सकते हैं फाइनल चार्ज इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज। Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। सो Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। यहाँ ध्यान देना, इसको आप चाहो तो ऑफ कोर्स C1 V1 और C2 V2 लिख सकते हो, बाद में लिख देंगे, अभी ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। चलो इसी को सेकंड इक्वेशन लिखो। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ये दो अननोन है Q1 Q2, x y, इनका रेशियो पता है और इनका सम पता है, x प्लस वाई इतना है, ये नंबर पता है, दिस इज अ फिक्स नंबर। तो Q1 बाई Q2 इतना है और Q1 प्लस Q2 इतना है। यू कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू गेट Q1 एज वेल एज Q2. So solving 1 and 2 gives us, ऐसा लिख देता हूं, देखिए दिस द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, इन दोनों को सॉल्व करके लिखा हमने। एंड ऑफ कोर्स आप Q1 और Q2 की जगह C1 V1 C2 V2 लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये बन जाएगा Q1 इज C1 V1, Q2 इज C2 V2। ऐसे ही यहां भी लिख सकते हैं आप,
इन बातों को याद करने का बेसिकली ये मैथमेटिक्स बहुत एलिमेंट्री है, आप सिर्फ एक सेंटेंस याद करेंगे तो ये रिजल्ट याद हो जाता है। सेंटेंस क्या है ये, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टू कंडक्टर्स in ratio of their capacitance. The quantity of charge on these two conductors is in ratio of their capacitance. Capacitance के directly proportional, इतना ही याद करना है। टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2, उसके टोटल C1 प्लस C2 हिस्से किए आपने, उसमें से C1 हिस्सा दे दिया इसको, और इसको देख के Q1 प्लस Q2 चार्ज था, उसके टोटल C1 प्लस C2 इतने टुकड़े किए आपने और C2 हिस्सा इसको दे दिया। ऐसे क्विकली आप सोच सकते हैं इस रिजल्ट को। द फाइनल कॉमन पोटेंशियल ऑफ द टू कंडक्टर्स V कैन बी इजीली रिटन एज फाइनल कॉमन potential. The final potential of the two conductors can be easily written as Q1 by C1 और Q2 by C2. तो दिस Q1 by C1 करेंगे तो क्या मिलेगा, Q1 by C1 करेंगे Q1 by C1 दिस बाई दिस, या Q1 by C1 करेंगे क्या मिलेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 by C1 प्लस C2। ऐसा लिख दे रहा हूँ, फाइनल कॉमन पोटेंशियल Q1 by C1 इज C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये याद कर लें। क्या याद कर लें, दो कंडक्टर थे, एक का पोटेंशियल V1 था, एक का V2 था, दोनों को वायर से जोड़ दिया, दोनों का फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, आंसर है C1 V1 प्लस C2 V2। ये क्वांटिटी क्या है, ये टोटल चार्ज है सिस्टम में। ये पहले कंडक्टर पे चार्ज है कैपिटल Q1, ये दूसरे कंडक्टर पे चार्ज है कैपिटल Q2। ये टोटल चार्ज है अवेलेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास था। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ऐसा याद कर लो भाई, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये हो गया फाइनल वैल्यू ऑफ V, फाइनल कॉमन पोटेंशियल। अब V याद हो गया तो बाकी तो बहुत आसान है, इस पे चार्ज लिखना है C1 इंटू V, उसको C1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस कंडक्टर पे चार्ज हो गया, और इस पे चार्ज लिखना है तो इट इज C2 इंटू V, C2 इंटू V। तो V पता है तो C2 इंटू V भी पता है। तो इस तरीके से आप दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल और उन पर आने वाले चार्ज की वैल्यू को आसानी से लिख सकते हो। जैसे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल एग्जांपल हम कर लेते हैं। सपोज this conductor has a capacitance of 1 microfarad and this is another capacitor, the conductor having capacitance of 2 microfarad, right? This was charged to a potential of 10 volt and this was charged to a potential of 20 volt and this was charged to a potential of 5 volt. एक कंडक्टर 20 वोल्ट पे था, एक कंडक्टर 5 वोल्ट पे था, मतलब इसके ऊपर कुछ चार्ज था जिससे इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट था, इस पे भी कुछ चार्ज था और इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट था। Now the two conductors are connected. The two conductors are connected. The conductors are connected. Find their final potential. First question, and the second question is, what is loss in electrostatic energy of the system? What is loss in electrostatic energy of the system? This is the second question. अभी हम पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, दूसरे पे थोड़ी देर से आते हैं। पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। जब आपने इन दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली दोनों का पोटेंशियल फाइनली सेम हो गया।
इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। इसके ऊपर चार्ज की क्वांटिटी Q1, इसके ऊपर चार्ज की क्वांटिटी Q2, चाहे तो आप लिख सकते हैं। फाइनल कॉमन पोटेंशियल जानने के लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला बनाया और याद किया है। ये है फाइनल कॉमन पोटेंशियल। फाइनल कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। C1V1 क्या है? इस पे ओरिजिनली कितना चार्ज था? सो 1 माइक्रोफराड इंटू 20 वोल्ट, C इंटू V, C इंटू V, 2 माइक्रोफराड इंटू 5 वोल्ट। ध्यान देना, माइक्रोफराड इंटू 20 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज कितना होगा? 20 कूलम नहीं, 20 माइक्रो कूलम, क्योंकि यहाँ एक माइक्रो है 10 टू द पावर माइनस 6। दिस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फराड इंटू 20 वोल्ट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो चार्ज हुआ है 20 माइक्रो कूलम है। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज 10 माइक्रो कूलम है। ये माइक्रो कूलम में चार्ज है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, 1 प्लस 2, तो ये माइक्रो फराड में कैपेसिटेंस है। तो न्यूमरेटर में भी एक 10 टू द पावर माइनस 6 है, डिनोमिनेटर में भी एक 10 टू द पावर माइनस 6 है। दैट मीन्स माइक्रो के यूनिट में ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट विल गेट कैंसल्ड आउट। ऊपर माइक्रो कूलम है, नीचे माइक्रो फराड है। 10 टू द पावर माइनस 6 ऊपर भी है, नीचे भी है। सो लेट अस नॉट वरी अबाउट इट। वो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया। 20 प्लस 10, 30 बाई 3, ये हो गया 10 वोल्ट। तो इनिशियली इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट था, इसका 5 वोल्ट। जब आप इसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का मूवमेंट होगा और दोनों का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा। 10 वोल्ट पोटेंशियल पे आके अब इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब चार्ज का मूवमेंट रुक गया। देयर इज नो फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज। कोई पूछे कि इस कंडक्टर पे चार्ज कितना है, फाइनली बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? C1 इंटू V, 10 वोल्ट पोटेंशियल है, 1 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस है, 10 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज है, और इस पे फाइनल चार्ज कितना है बताइए? 2 माइक्रोफराड, और पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट दोनों का, तो 20 माइक्रोकूलम। इस पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। 20 प्लस 10 टोटल 30 माइक्रोकूलम चार्ज है। ओरिजिनली भी 30 माइक्रोकूलम चार्ज था सिस्टम में। ठीक है, सो आप चार्ज भी लिख सकते हैं ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज Q1 की वैल्यू हो गई C1V, C1 1 माइक्रोफराड इंटू V 10 वोल्ट, दैट इज 10 माइक्रोकूलम। Q2 इज C2V 2 माइक्रोफराड और फाइनल पोटेंशियल 10 वोल्ट 20 माइक्रोकूलम। चार्ज पूछा जाए तो ये भी आप बता सकते हैं। अब पूछा गया है व्हाट इज लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। देखो अगर तुम इस सिस्टम की इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करो और फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करो तो पाओगे कि इनिशियली चार्ज सिस्टम में ज़्यादा एनर्जी थी, फाइनली कम है, एनर्जी कम हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे कम कैलकुलेट करनी है? देखिए, इनिशियल एनर्जी मतलब वो सिस्टम, ऊपर वाले सिस्टम जब तार से नहीं जोड़ा है, इसकी एनर्जी कितनी होती है? Q²/2C या हाफ CV², अभी पढ़ा था। उसकी एनर्जी कितनी है? हाफ CV²। कैलकुलेट करते हैं, हाफ C1V1², उसकी एनर्जी हाफ C2V2²। यही इनिशियल एनर्जी सिस्टम, हाफ C1V1² और हाफ C2V2²। और फाइनली क्या एनर्जी है? आंसर है हाफ C1V², हाफ C2V²। क्यों? इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V, हाफ C1V², हाफ C2V²। हम देखेंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है। पहले ज्यादा एनर्जी थी, अब कम हो गई। देखिए, हाफ C1V², 1 माइक्रोफराड इंटू 20² V², C1V1²। सो 1 इंटू
20 स्क्वायर, यहाँ मन में लिखेंगे, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं, दिमाग में रखेंगे कि माइक्रो जूल में एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि सी जो लिखा है वो 1 माइक्रो फराड है, 10⁻⁻6 है, और वी जो लिखा है वो वोल्ट में लिखा है 20 स्क्वायर, तो ये माइक्रो जूल में एनर्जी है, दिस इज इन माइक्रो जूल। सिमिलरली सबको हम माइक्रो जूल यूनिट में ही लिख लेते हैं। C2 कितना है? 2 माइक्रो फराड। V2 कितना है? 5 वोल्ट। तो 2 माइक्रो फराड इंटू 5 स्क्वायर, ये भी माइक्रो जूल में, माइनस हाफ C1 कितना है? 1 माइक्रो फराड। V कितना है? फाइनल पोटेंशियल, फाइनल कॉमन पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। C2 कितना है? 2 माइक्रो फराड। फाइनल कॉमन पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। तो इन दोनों कंडक्टर की फाइनल एनर्जी हाफ C1 V स्क्वायर V मतलब 10, उसकी भी हाफ C2 V स्क्वायर V मतलब 10। तो आप देखोगे ये 400 बाई 2 200 और 25 225 माइनस ये 100 बाई 2 50 और 150। प्लीज़ चेक कर लो सही है कि नहीं। 50 और 150 और 25 और 225, सो दिस 75। पूरा यूनिट क्या था? माइक्रो जूल। माइक्रो जूल क्यों है, समझ में आया ना? तो 75 माइक्रो जूल एनर्जी गायब हो गई। पहले जो एनर्जी थी सिस्टम में वायर जोड़ने के पहले वो 225 माइक्रो जूल एनर्जी थी, और वायर से कनेक्ट करने के बाद अब जो एनर्जी है इस सिस्टम में उसकी वैल्यू 150 माइक्रो जूल है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 75 माइक्रो जूल है। 75 माइक्रो जूल एनर्जी खो गई। कहाँ गई है एनर्जी? कहाँ गई है एनर्जी? तो आपने एटलीस्ट जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी किसी वायर में, जब भी किसी कंडक्टर में चार्ज का मूवमेंट होता है, करंट होता है, जब भी करंट होता है तो हीटिंग होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसी चीज़ यहाँ पे हुई है, ध्यान दीजिए। जैसे ही आपने इन दोनों को जोड़ने के लिए ये स्विच बंद किया, वायर से कनेक्ट किया, तो मान लो ये हाई पोटेंशियल पे था। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगा। ये हाई पोटेंशियल पे था, पॉजिटिव चार्ज झूम ऐसा चला, मीन्स इस वायर में, इन कंडक्टर्स में करंट हुआ, चार्ज का मूवमेंट हुआ। जैसे ही चार्ज का मूवमेंट होगा मीन्स करंट हुआ तो हीटिंग होगी। तो ये जो एनर्जी गायब हो गई, ये एक्चुअली इट विल अपीयर एज हीट। ये वायर गर्म हो जाएगी, ये कंडक्टर्स भी गर्म हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर भी चार्ज का मूवमेंट हुआ है, दैट मीन्स करंट था। सो दिस energy is lost as, predominantly lost as heat. Some amount of energy also is radiated as electromagnetic wave. Light electromagnetic wave के फॉर्म में भी कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, बट प्रीडोमिनेंटली मेजर पोर्शन जो है वो हीट के फॉर्म में ही लॉस होगा। अभी आप ऐसा समझें। सो दिस एनर्जी appears as heat, राइट। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि एक चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C होती है। फिर हमने पढ़ा कि दो कंडक्टर को अगर आपस में कनेक्ट कर दें तो उनके बीच में चार्ज की शेयरिंग कैसे होती है, किस पे कितना चार्ज आएगा, फाइनल कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। और लास्ट में हमने ये भी देखा कि इस पूरे प्रोसेस में जो चार्ज का मूवमेंट हुआ इसमें हीट डेवलप होता है। और आपसे कोई पूछे कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, so you can calculate it like this. It is the difference in electrostatic energy, initial value minus final value. This is the amount of heat that will be generated in this system after the two conductors are connected. I think now we are ready to discuss what exactly is a capacitor. अब हम कैपेसिटर समझते हैं कि what exactly is a capacitor. तो theoretically a capacitor is simply a system comprising of two conductors kept at a separation. दो कंडक्टर एक सेपरेशन पे रखे हों, इन बिटवीन
देयर इज इंसुलेशन, आइदर देयर इज नो मीडियम और जो भी मीडियम है उनके बीच में वो इंसुलेशन है. टू कंडक्टर्स kept at a separation makes a capacitor. So what exactly is a capacitor? So a capacitor is a system consisting of two conductors kept at a separation. Separation means between them there is an insulation or there is no medium. No medium is the best insulator. So, कोई भी दो कंडक्टर, any two conductors kept at a separation, this system is known as a capacitor. इन दो में से one of the conductors holds, let us say, q charge and the other one holds minus q charge. So capacitor is a system consisting of two conductors kept at a separation. The conductors have equal and opposite charge on them. This completes the definition of a capacitor. What exactly is a capacitor? A capacitor is a system consisting of two conductors kept at a separation and the two conductors are having equal and opposite charge on them. दोनों कंडक्टर के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू चार्ज है. दिस सिस्टम इज नोन एज ए कैपेसिटर. नाउ let us assume that these two conductors have a potential difference V between them. इन दोनों कंडक्टर्स के पोटेंशियल में V वोल्ट का डिफरेंस है. इस कंडक्टर का पोटेंशियल है V प्लस, इस कंडक्टर का पोटेंशियल है V माइनस. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स is basically difference in potential of these two, that's all. ये potential minus ये potential, this is known as potential difference between two conductors. If somebody asks you what is charge on capacitor, तो charge on capacitor is not zero. आप कह सकते हैं कि इस पे प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू तो टोटल चार्ज जीरो, नहीं, टोटल चार्ज तो जीरो है ही, ऑब्वियस ही बात है. कैपेसिटर का डेफिनेशन ये है कि दो कंडक्टर एक गैप पे रखें, एक पे प्लस क्यू चार्ज एक पे माइनस क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज तो जीरो है ही. बट व्हेन समबडी इज आस्किंग यू व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, ही इज बेसिकली आस्किंग यू कि ये +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम है या +5 -5 है या +10 -10 है. +10 -10 होने से भी नेट जीरो है, +5 -5 होने से भी नेट जीरो है. सो जीरो इज नॉट द चार्ज ऑन कैपेसिटर. एक्चुअली कैपेसिटर के पॉजिटिव कंडक्टर पे जो चार्ज है दैट इज नोन एज चार्ज ऑन द कैपेसिटर. इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है पूछने से आंसर है Q. वी डोंट से चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो. चार्ज ऑन पॉजिटिव कंडक्टर is known as charge on the capacitor. And ये कंडक्टर के शेप कुछ भी हो, दे आर यूजुअली रेफर्ड टू एज प्लेट ऑफ द कंडक्टर. इसको हम पॉजिटिव प्लेट ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं. भले ही ये स्फेरिकल हो लेकिन इसको प्लेट ही कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर. एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर. These two conductors are known as plates of the capacitor. Okay. Capacitance of the capacitor. इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इट इज डिफाइंड एज Q by V. थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा. जो कंडक्टर था, एक आइसोलेटेड कंडक्टर, अकेला कंडक्टर, उस पर चार्ज Q रखा, उसका पोटेंशियल V है. Q by V को उसका कैपेसिटेंस कहते हैं. हम यहाँ आइसोलेटेड कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एक पेयर ऑफ कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं. एक पेयर ऑफ कंडक्टर है, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू चार्ज है. प्लस क्यू इज नोन एज चार्ज ऑन दी कैपेसिटर. दोनों के बीच का
potential difference is V. It is not potential of this or potential of this. It is potential difference between them. And capacitance of this capacitor, capacitance of this system is defined as Q by V. Q is charge on the capacitor, V is potential difference between the pair of conductors. Obviously इसका यूनिट तो ही होगा फैराड, बिकॉज कूलम बाई वोल्ट. फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकेला कंडक्टर, चार्ज Q, पोटेंशियल V, Q बाई V को कैपेसिटेंस कहते हैं. ये अकेला कंडक्टर नहीं, कंडक्टर का पेयर, एक पे प्लस Q, एक पे माइनस Q, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V. कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज डिफाइंड एज Q बाई V. इट्स यूनिट इज ऑफ कोर्स फराड. राइट, कंफ्यूज मत होइए प्लीज कंडक्टर और कैपेसिटर में. नाउ ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं, इनका शेप क्या है, इसकी बेसिस पे हम अक्सर कैपेसिटर को नाम देते हैं. सो अगर ये दोनों कंडक्टर रियली में प्लेट्स हैं, लार्ज प्लेट्स हेल्ड पैरेलल टू वन अनदर, ये दो मेटेलिक प्लेट्स एक दूसरे के सामने अगर ऐसे रखे हैं, तो हम इस कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो मेटल के प्लेट, बड़े बड़े प्लेट, प्लस Q माइनस Q चार्ज ऐसे रखे हैं, इस अरेंजमेंट को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं. और हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस पूरे चैप्टर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर ही बात कर रहे होंगे. दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ये दोनों कंडक्टर हैं, ऐसे दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स, इसके ऊपर प्लस Q चार्ज है और आउटर के ऊपर माइनस Q चार्ज है. तो ये भी दो पेयर ऑफ कंडक्टर्स हैं, इनके बीच में ये जो इंसुलेशन है, ये गैप है, दे आर केप्ट एट ए सेपरेशन. तो प्लस Q माइनस Q चार्ज वाला ऐसे कंडक्टर का पेयर, इसको हम स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं. सिमिलरली हम अगर दो सिलिंड्रिकल कंडक्टर इमेजिन करें, कोएक्सियल सिलेंडर्स, ये दोनों कंडक्टर हैं, ये दोनों कंडक्टर हैं, इनर कंडक्टर पे मान लो प्लस Q चार्ज है और आउटर पे माइनस Q, तो दोनों कंडक्टर हैं और बीच में इंसुलेटर है. ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं. हम ऑफ कोर्स इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, बट मोस्टली इस पूरे चैप्टर में हम पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही बात करेंगे. दो कंडक्टर्स, एक पे प्लस Q, एक पे माइनस Q चार्ज और बीच में इंसुलेशन. दो कंडक्टर हैं, बीच में इंसुलेशन, एक पे प्लस Q, एक पे माइनस Q. दो कंडक्टर हैं, एक पे प्लस Q, एक पे माइनस Q, बीच में इंसुलेशन, दैट इज ए कैपेसिटर. तो कैपेसिटर का नाम हम यूजुअली उसके प्लेट्स के शेप की बेसिस पे देते हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर are common kinds of capacitor. Let us, as I said, we will be mostly discussing about parallel plate capacitor. ये दो ऐसे पैरेलल प्लेट्स हैं, इनको मैं सिंपली ऐसे 2 डायमेंशनल ड्राइंग बना रहा हूँ. ऐसे ये ऐसा प्लेट है, इस वॉल के ऊपर प्लस Q चार्ज है, इस वॉल के ऊपर माइनस Q चार्ज है. ध्यान देना, सबसे पहली चीज आपके मन में आ रही होगी कि ऐसी कोई भी चीज हम बनाएंगे क्यों, वाई डू वी नीड ए कैपेसिटर. तो कैपेसिटर्स हैव गॉट वाइड एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, बट मोटा मोटी अभी मैं आपको ऐसा समझाऊं कि अगर एक कंडक्टर के ऊपर मान लो प्लस Q चार्ज रखा है, हमने चार्ज स्टोर करने के लिए कंडक्टर पे रख दिया, क्या ये चार्ज सेफ है? आंसर है नहीं, ये चोरी हो जाएगा बहुत आसानी से. अगर कोई जाए और इसको ऐसे टच कर दे तो कुछ चार्ज इस कंडक्टर से उसकी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा. लेकिन इसी कंडक्टर के सामने अगर मैंने निगेटिव चार्ज वाला एक और कंडक्टर रख दिया, तो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ये प्लस और ये माइनस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बांध के रखते हैं. अब जाके अगर मैं इस कंडक्टर को ऐसे टच करूं तो इस कंडक्टर से चार्ज मेरी बॉडी पे आ जाए, इसके चांस नहीं है.
क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसा जकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के सामने आप एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर रख देते हो तो मोटा मोटी ऐसा समझो कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, इनकी चोरी फिर आसान नहीं। तो एक अच्छा चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, अभी मोटा मोटी ऐसा मान लो। हम आगे देखेंगे कि इट इज़ बेसिकली एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। और अभी तुम सोचो कि ये चार्ज को स्टोर करके सेफली सिक्योर्ड रखने का एक अच्छा तरीका है। तो ये दो मेटल प्लेट्स हैं, ऐसे पैरेलल प्लेट्स हैं, इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया, इस पे माइनस क्यू चार्ज दिया। तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मेटल के प्लेट पे अगर ऐसा Q1 और Q2 चार्ज दो, ये प्लेट अगर लार्ज प्लेट्स हो, छोटा सेपरेशन हो, तो आउटर वॉल पे जो चार्ज होता है वो Q1 प्लस Q2/2 होता है और इनर वॉल पे रिमेनिंग चार्ज होता है। इस केस में अगर इसको तुमने प्लस क्यू चार्ज दिया और इसको माइनस क्यू चार्ज दिया तो आउटर वॉल पे चार्ज कितना होगा? दिस प्लस दिस बाई 2 मतलब 0। तो अगर एक प्लेट पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू चार्ज दोगे ना तो सारा चार्ज इनर वॉल पे रहेगा। यहाँ इसकी पीठ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज यहाँ है। तो ये जो फेस एक दूसरे को कर रहे हैं सरफेसेस, उन्हीं के ऊपर कंप्लीट चार्ज होगा। तो लेट अस कंसिडर two parallel plates which have large dimension as compared to separation between them. These are two parallel plates having large dimensions compared to separation between them. इसका क्या मतलब है? ये क्यों अजम्पशन ले रहे हैं हम? ये जब प्लेट लार्ज है और ये गैप बहुत छोटा है तो हम इन सभी लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना चाहें तो मान सकते हैं कि इनफाइनाइट साइज के प्लेट है ना, और इन सभी लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर है। जब ये प्लेट बहुत बड़े हैं और इनके बीच की दूरी बहुत कम है तो ये सभी पॉइंट्स के लिए प्लेट इनफाइनाइट साइज के। मान लो प्लेट का एरिया जो है, दोनों प्लेट का एरिया A है। ये अजम्पशन लेने से, ये जो अजम्पशन है, क्योंकि लिटरली तो इनफाइनाइट साइज के प्लेट मिलेंगे नहीं हमें, और ना हम बनाएंगे ऐसा कोई कैपेसिटर जिसमें प्लेट का साइज इनफाइनाइट हो। पर ये अजम्पशन जब हम ले रहे हैं कि प्लेट्स आर लार्ज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम, सो दिस अलाउज, दिस अजम्पशन allows us to consider a uniform electric field between the plates which is perpendicular to the plate surface, right? So this assumption allows us to consider uniform electric field in this space, and the electric field is of course perpendicular to the surface of the plates. Let us assume that separation between these two plates is D. इन दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है वो D है, और ये प्लेट का लेंथ, अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो लेंथ और विड्थ दोनों ही D से बहुत बड़े हैं। इस प्लेट का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा है D से, इस प्लेट का जो विड्थ है वो बहुत बड़ा है D से। ये सर्कुलर प्लेट भी हो सकता है, दोनों प्लेट सर्कुलर है तो उस केस में रेडियस जो है प्लेट का वो D से बहुत बड़ा है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। ऐसे में हम मान सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है और वो सरफेसेस के परपेंडिकुलर है। फील्ड कितनी होगी? इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से फील्ड इधर, निगेटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में। तो फील्ड विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स is directed from the positive plate to the negative plate.
electric field between the plates is directed from positive plate to the negative plate and the electric field will have a magnitude of, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो एक इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और फिर से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पहला क्या लिखा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड, दूसरा क्या लिखा? निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड कर दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? इन दोनों प्लेट पे जो चार्ज है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया Q बाई ए, ये सिग्मा है, दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और उसका मैग्नीट्यूड ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ है। कैन यू टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स? What will be potential difference between the two plates? इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ध्यान देना, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन में d डिस्टेंस चले, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म यहाँ E और उसकी डायरेक्शन में d लेंथ चले तो पोटेंशियल कितना घटता है? E इंटू डी। तो अगर हम इस प्लेट से इस प्लेट तक जाते हैं तो पोटेंशियल कितना कम हुआ? आंसर है E इंटू डी। So potential difference between the plates is nothing but E into D. Remember, uniform field में फील्ड की डायरेक्शन में d डिस्टेंस चले तो पोटेंशियल घटा, यहां से यहां का पोटेंशियल कम है, कितना? E इंटू डी। फील्ड के ऑपोजिट चले तो पोटेंशियल बढ़ा, यहां से यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, कितना? E इंटू डी। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज E इंटू डी एंड E इज ऑफ कोर्स दिस मच। तो प्लीज ध्यान दीजिए, हमने ये माना कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पे Q एक पे माइनस Q चार्ज है, ठीक है। प्लेट का एरिया A है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। अब Q के टर्म्स में हमने इन दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D किया तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिला। और जरा कैपेसिटेंस का डेफिनेशन याद कीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटर पे चार्ज मतलब पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। इस एक्सप्रेशन से हम Q बाई वी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। Q बाई वी, कुछ तो गलत लिखा है मैंने कहीं, हाँ ये D यहाँ है, वेरी सॉरी। Q बाई वी निकालेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इस एक्सप्रेशन से Q बाई वी निकालिए, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। जी हाँ, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यही है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालो। रिपीट, कैपेसिटर मीन्स एक प्लेट पे प्लस Q चार्ज, एक पे माइनस Q चार्ज। हम अजम्पशन ले रहे हैं कि प्लेट का सेपरेशन प्लेट के डायमेंशन से बहुत छोटा है। इस अजम्पशन का फायदा है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा मान सकते हैं, यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर टू प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? Q बाई ए सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया। पॉजिटिव चार्ज की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह Q बाई ए लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन में d डिस्टेंस चले तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया इतना। अब कैपेसिटेंस होता क्या है इस कैपेसिटर का? Q बाई वी, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से Q बाई वी निकाला तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये? इस पे कितना चार्ज दिया इस पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, इस पे चार्ज कुछ भी रखो उससे क्या मतलब है। इसका कैपेसिटेंस तो प्लेट के एरिया, प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है। प्लेट के बीच का डिस्टेंस और कम कर दें, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ा दें, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये ऐसी बात है कि पानी की टंकी की कैपेसिटी 1000 लीटर है, पानी भले उसमें 200 लीटर रखो, कैपेसिटी तो 1000 लीटर ही है। तो ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी यही है, इस पर चार्ज तुम रखो या मत रखो, ज़्यादा रखो या कम रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटेंस इज ए ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी।
इट इज़ गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।